अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन के एक बहुत ही कॉमन कंडीशन पर बात करेंगे, जिसे हम अर्ली इजाकुलेशन, प्रीमेच्योर इजाकुलेशन या इसी तरीके से सूरत इंजाल के नाम से जानते हैं, या आम ज़ुबान में इसे मनी का जल्दी निकल जाना कहा जाता है, या पानी का जल्दी निकल जाना। ये कंडीशन दरअसल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ख़ास तौर पर 20 से 60 साल लोगों की उम्र के लोगों के दरमियान ये बहुत ही आम है। इसकी अगर प्रेवलेंस की बात करें तो वर्ल्ड वाइड तकरीबन 30 से 40% लोगों को इस तरह की शिकायतें होती हैं, और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर इसके प्रेवलेंस और भी कहीं ज़्यादा हाई है। चुनांचे एक हिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 30 से 70% अमेरिकन को इस तरह की शिकायतें होती हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पर जो न्यूली मैरिड होते हैं या इसी तरीके से जो थोड़ा सा ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर थोड़ा सा रिपोर्टिंग कम होती है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें लोग ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी प्रेवलेंस इससे भी कहीं ज़्यादा हाई मिलेगी, यानी 50% से भी ज़्यादा लोगों को इस तरह की शिकायतें रहती हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो उम्र के किसी न किसी हिस्से में हर इंसान को कभी ना कभी वक्ती तौर पर हो या मर्ज़ के तौर पर इस तरह की शिकायतें होती हैं। आम तौर पर अगर ये प्रॉब्लम वक्ती होती है तो वहाँ पर किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाए तो फिर ऐसी सूरत में इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कई पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए उस पर भी बात करेंगे। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जो हमारे साथी इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कब कहेंगे, या अर्ली इजैकुलेशन किसे कहा जाएगा, या सूरत इंजाल किसे कहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ख़ासतौर पर हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन ना होने की वजह से लोगों को अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में प्रॉब्लम होती है, यानी वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। कई मरतबा उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ दूसरों से सुन करके आते हैं और उनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हालांकि टेक्निकली या इसी तरीके से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये समझें कि अर्ली इजैकुलेशन किस कंडीशन में कहा जाएगा, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सूरत इंजाल को बीमारी कब माना जाएगा। इसको समझने के लिए आसान ज़ुबान में मैं कहूँ तो दरअसल सूरत इंजाल या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या अर्ली इजैकुलेशन उस कंडीशन को कहेंगे कि जब इंसान इंटरकोर्स करने के दौरान उसके चाहत के बगैर मनी का इखराज हो जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन को सूरत इंजाल के नाम से जाना जाता है। इसको और भी लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। चुनांचे कुछ साइंटिस्ट ने इसका यही डिफिनेशन किया है कि अगर आदमी अभी नहीं चाहता है कि उसका मादा या जो मनी है वो खारिज हो, और उससे पहले ही वो खारिज हो जाए, तो फिर इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाएगा। इसी तरीके से कुछ साइंटिस्ट ने इसको टाइम से डिफ़ाइन किया है, यानी वेजाइनल पेनिट्रेशन के बाद, यानी जब दुखूल करते हैं तो दुखूल करने के बाद अगर मादा मनविया या मनी या इसी तरीके से इजैकुलेशन का अमल जो है ये 1 मिनट या उससे पहले हो जाए, यानी 1 मिनट या उससे पहले अगर किसी का मनी खारिज हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में इसको मर्जी कहकर समझी जाती है, या उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इसी तरीके से अर्ली इजैकुलेशन या सूरत इंजाल के नाम से जाना जाएगा, या उसको कहा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर इस तरीके की कंडीशन आपके अंदर पाई जाती है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम माना जाएगा। साथ ही साथ कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये भी कहा है कि अगर ये कंडीशन वक्ती है तो फिर उसको मर्ज नहीं माना जाएगा, बल्कि ये कंडीशन कम से कम 6 महीने तक परसिस्ट करती है, या 6 महीने के दौरान जो इंटरकोर्स का अमल किया जाता है, या जो मुजामत होती है, मुबाशरत जो किया जाता है, या पहले जमा जो होता है, तो उसके अंदर तकरीबन 75% केसेस के अंदर, यानी अगर कोई 6 महीने के दौरान 40 बार मिलता है तो उसमें 30 बार ये कंडीशन पैदा होनी चाहिए, यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होनी चाहिए 1 मिनट से पहले उसको ऐसा हो जाए 30 मरतबा, तो ही जाकर के उसको बीमारी मानी जाएगी और वहाँ पर इलाज करने की ज़रूरत होगी। तो अब आइए देखते हैं कि इसके असबाब क्या होते हैं। इसको बहुत सारे साइंस के अंदर या इसी तरीके से जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन पाई जाती है उसको बहुत अलग अलग तरीके से इनके असबाब के बारे में कहा गया है। लेकिन यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, चूँकि यूनानी में सबसे ज़्यादा इसके ताल्लुक से आपको मवाद मिलेंगे,
اور یونانی دوائیں بھی اس کے تعلق سے بہت ہی زیادہ کارگر ہیں۔ تو یونانی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں کہ اطباء نے جو اس کے اسباب بتائے ہیں اس میں سب سے کامن سبب جو ہو سکتا ہے وہ ہے کہ اوعیہ منی کا کمزور ہو جانا، یعنی جہاں پر منی اسٹور ہوتی ہے اس کی قوت ماسکہ یعنی جو اس کو ریٹین کرنے کی یا جو ریٹینشن پاور ہوتی ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر قوت ماسکہ کمزور ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اگر آپ کیفیت دیکھیں گے تو برودت اور رطوبت درکار ہوگی، یعنی قوت ماسکہ کو عمل کرنے کے لیے دراصل برودت اور یبوست چاہیے ہوتا ہے، یا برودت اور یبوست اگر صحیح تناسب میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں قوت ماسکہ کمی ہوتی ہے، اور اگر برودت اور یبوست کسی وجہ سے کمزور ہو جائے یا اسی طریقے سے یبوست کے بجائے رطوبت کا غلبہ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں قوت ماسکہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یعنی دوسری طریقے سے کیفیات کے اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو اوعیہ منی کے اندر سردی اور تری کے غلبے کی وجہ سے قوت ماسکہ کا ضعیف ہو جانا صورت انزال کا ایک سبب ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ مریض سے ہسٹری لیں گے، یعنی اگر علامت کے طور پر سمٹم کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مریض کی جب آپ ہسٹری لیں گے تو آپ کو ہسٹری میں یہ ملے گا کہ ایسے مریضوں کی جو منی ہوتی ہے وہ کافی رقیق ہوتی ہے، اس کے اندر اور اسی طریقے سے سفیدی مائل ہوتی ہے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اس طریقے کا کوئی مریض آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو سبب ہوتا ہے وہ دراصل اوعیہ منی کے اندر برودت اور رطوبت کے غلبے کی بنیاد پر قوت ماسکہ کا ضعف کا پیدا ہونا یہ اس کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس میں دوسرا سبب ہے وہ ہے منی کی کثرت اور خون کا غلبہ، یعنی اگر کوئی بہت زیادہ مقوی منی غذائیں استعمال کرتا ہے یا مولد منی غذائیں استعمال کرتا ہے یا مولد دم غذائیں استعمال کرتا ہے تو پھر ایسی نتیجے میں ایسی صورت میں منی کا بہت زیادہ پیدا ہونا بھی اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کے اندر یا ایسے لوگوں کے اندر جب آپ کے پاس اس طریقے کے مریض آئیں گے تو ان کے یہاں اگر آپ ان کی ہسٹری لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا یا آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ منی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا قوام بھی نارمل ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر خون کا اور اسی طریقے سے دموی مادے کا غلبہ بدن کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اس طریقے کا کیس آتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے، مریض قوی ہے اور اس کو کسی طریقے کا کوئی ذوق کا احساس نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ غالباً یہاں پر منی کی کثرت کی بنیاد پر اور اسی طریقے سے خون کے غلبے کی بنیاد پر اس کو صورت انزال یا اسی طریقے سے ذوف باہ یا اسی طریقے سے پریمیچور ایجیکولیشن کی شکایت لاحق ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو ایک بہت ہی کامن سبب ہے وہ ہے حدت منی یا منی کے اندر حدت کا پایا جانا، اور یہ پریکٹس کے اندر بہت ہی زیادہ کامن ہے یہ کنڈیشن، منی کے اندر حدت کا پایا جانا جس کی وجہ سے اس کی قوت حساسہ بڑھ جائے اور اس کی بنیاد پر منی کو روکنے پر قادر نہ ہو پائے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی اگر آپ ہسٹری لیتے ہیں یا ایسے لوگوں کی اگر آپ رودات معلوم کریں گے تو ان کے یہاں جو ہسٹری ملے گی وہ یہ ہے کہ منی رقیق ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے اندر منی رقیق ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں گرمی کا احساس ہوگا۔ منی کا رقت کا پایا جانا اور ساتھ ہی ساتھ گرمی کا احساس کا پایا جانا یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ منی کی حدت کی بنیاد پر پریمیچور ایجیکولیشن کی کیفیت لاحق ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کے اندر اگر منی کے کلر کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے، مریض اگر تھوڑا سا سمجھدار ہے تو ایسے لوگوں میں منی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سفیدی مائل نہیں بلکہ زردی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی زردی مائل ہوتا ہے۔ اور صورت انزال کی جو ایک چوتھی صورت یا جو چوتھا سبب ہو سکتا ہے وہ ہے ضعف اعضائے رئیسہ، یعنی وائٹل آرگن کا کمزور ہو جانا۔ وائٹل آرگن دل ہے، دماغ ہے یا اسی طریقے سے جگر ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے اعضائے تناسلیہ ہیں ان کے کمزوری کی بنیاد پر بھی یہ شکایت لاحق ہو سکتی ہے۔ جگر کا بھی اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو اعضائے تناسلیہ ہیں ان کا جو مین آرگن ہے یا جو ان کا وائٹل آرگن ہے یا ان کا جو عضو رئیس ہے، چونکہ یہ تمام چیزیں قوت طبعیہ کے تابع آتی ہیں اور قوت طبعیہ کا جو اصل آرگن یعنی اس کا عضو رئیس ہے وہ دراصل جگر ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی طریقے سے کسی کو ذوف باہ لاحق ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ذوف صورت انزال کی شکایت لاحق ہوتی ہے یا کوئی بھی سیکسول ڈسفنکشن لاحق ہوتا ہے تو اس میں عام طور پر جگر کی اصلاح کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے جگر کو کبھی بھی اس کنڈیشن کے اندر اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ذوف اعضائے رئیسہ کی بنیاد پر بھی یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو مریض کی ایگزامن کریں گے تو اس کو یا تو ذوف عام کی شکایت ہو سکتی ہے یا اسی طریقے سے ان اعضاء کے اندر کسی نہ کسی طرح ذوف کی رودات ملے گی۔ اگر آپ دماغ کے بارے میں پوچھیں گے، دل کے بارے میں، جگر کے بارے میں، اسی طریقے سے
जो आज़ाए तनासुलियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में सवाल करें तो इसमें कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एक आर्गन की या तमाम आर्गन के ज़ॉफ़ की हिस्ट्री मिलेगी। तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ पर उसको इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर एक सूरत इंजाल की शिकायत होगी वहीं पर ज़ोफ़ बाह की भी शिकायत होगी, यानी ऐसे लोगों में जो शहवत है या इसी तरीके से सेक्सुअल डिज़ायर है उसकी भी कमी होगी, और इसी तरीके से ऐसे लोगों के अंदर इस्तिरखा का पाया जाना भी हो सकता है। तो साथ ही साथ सूरत इंजाल के साथ साथ अगर इस तरह की कंडीशन पाई जाती है तो ऐसी सूरत में हमें सोचना चाहिए कि शायद इस मरीज़ के जो आज़ाए रईसा है या उज़्व रईस में से कोई एक उज़्व के अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोरी वाक़ हुई है और उसकी बुनियाद पर ये मर्ज़ पैदा हुई है। तो इस सूरत में जब आप मरीज़ के उस उज़्व को दुरुस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह इस कंडीशन के अंदर आप आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही बात यह है कि ऐसे मरीज़ों का इलाज किस तरीके से किया जाए, तो जब आपने सबब को फाइंड आउट कर लिया तो सबब के फाइंड आउट करने के बाद इलाज बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आपने सबब को फाइंड आउट किया, यानी आपके पास कोई मरीज़ आया और उसने ये चीज़ बताया कि उसको सूरत इंजाल की शिकायत लायक हुई, और आपने एक डायग्नोसिस बनाया कि शायद इसका जो सूरत इंजाल है ये बुरूदत और रुतूबत के गलबे की वजह से हुआ है, और बुरूदत और रुतूबत के गलबे की वजह से इसकी क़ुव्वत मास्का ज़ईफ़ हुई है। तो इसलिए अब यहाँ पर इसका इलाज अगर आपको करना होगा तो ज़ाहिर सी बात है इलाज भी ज़िद के वसूल पर इलाज किया जाएगा, यानी ऐसे मरीज़ों का जो रुतूबत का गलबा हुआ है उसको कम करने वाली दवाएँ इस्तेमाल की जाएंगी। मुरक्कबात के अंदर मौजूद खुब्सुल हदीद इसके लिए एक बेहतरीन दवा है जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी तरीके से शहदाना को अगर शहद के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ही बेहतरीन और उम्दा नताइज सामने आते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसकी हिस्ट्री लेने के बाद हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं या निकालते हैं कि यहाँ पर सूरत इंजाल का सबब मनी की कसरत और खून की कसरत है, तो फिर जाहिर सी बात है इसके इलाज के तौर पर अगर खून की कसरत है और बहुत ज़्यादा कसरत है तो फिर ऐसी सूरत में फसल कराना भी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ऐसे मरीज़ों के इलाज के तौर पर इनको ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसी ग़िज़ाएँ और ऐसी दवाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि खून की पैदाइश को कम करने वाली हो और साथ ही साथ मनी की भी पैदाइश को कम करने वाली हो। यानी तुर्श चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है और उसकी कंडीशन के एतबार से आपको ये लगता है कि यहाँ पर ज़कावत हिस्स या हिद्दत मनी की वजह से, यानी मनी के अंदर हिद्दत के पैदा हो जाने की वजह से ये चीज़ पैदा हुई है, सूरत इंजाल की कैफियत लाहिक हुई है, तो ऐसी सूरत में तबरीद की ज़रूरत होती है, यानी मुबर्रिदात ऐसी चीज़ें जो ठंडी हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। चुनांचे इस सूरत के अंदर तुख्म खशखास, तुख्म काहू और इसी तरीके से दूसरी बारिद दवाएँ जैसे इसबगोल का अगर आप इस्तेमाल कराते हैं तो इसके बहुत ही बेहतर नताइज सामने आते हैं। मुरक्कबात में खमीर सदर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लबों बालिद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इमसाकीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बालिद दवाएँ हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से आमला के मुरक्कबात का, मशरूब आमला वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की दवाओं का आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में सूरत इंजाल को काफ़ी हद तक और बहुत ही आसानी के साथ कुछ दिनों के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ आता है जहाँ पर ज़ोफ़े आज़ाए रईसा की वजह से उसको ये प्रॉब्लम लाहिक हुई है, तो ऐसी सूरत में जो वसूल बनाया जाएगा जाहिर सी बात है वो तक़वीत आज़ाए रईसा के वसूल पर इलाज किया जाएगा, या किसी पर्टिकुलर आर्गन के ज़ईफ़ होने की बुनियाद पर, यानी अगर दिमाग के ज़ईफ़ होने की बुनियाद पर ये शिकायत लाहिक हुई है तो मुक़व्वी दिमाग, इसी तरीके से मुक़व्वी आसाब अदविया इस्तेमाल की जाएंगी। क़ल्ब के ज़ौफ़ की बुनियाद पर अगर ये चीज़ लाहिक हुई है तो मुक़व्वी क़ल्ब अदविया इस्तेमाल की जाएंगी। जिगर के ज़ईफ़ होने की वजह से अगर ये शिकायत लाहिक हुई है तो मुक़व्वी जिगर और मुआदिल जिगर दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। या इसी तरीके से अगर जो आज़ाए ख़ास हैं यानी जो आज़ाए तनासुलियाँ हैं उनमें अगर किसी तरीके का कोई ज़ौफ़ लाहिक हुआ है और उसकी बुनियाद पर ये शिकायत लाहिक हुई है तो फिर उसके इलाज की तरफ तवज्जो दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इलाज करते हैं मरीज़ की कंडीशन को समझते हुए, मरीज़ की कैफियत को देखते हुए, तो इलाज करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसानी के साथ इलाज किया जा सकता है। आम तौर पर ये देखा गया है कि प्रैक्टिस के अंदर जब मरीज़ आते हैं तो लोग मुक़व्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी उसके असल सबब को रूल आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं या उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि यूनानी के अंदर जो मुक़व्वी बाह अदविया इस्तेमाल की गई हैं आमतौर पर उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर केसेस के अंदर सही नताइज नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो कैफियत या जो कंडीशंस जो डिफरेंट हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि कभी बुरूदत और रुतूबत इसका सबब हो सकता है, कभी हिद्दत ऐसा इसका सबब हो सकता है, कभी इसी तरीके से मनी की कसरत और खून की कसरत इसके सबब हो सकता है, या ज़ौफ़े आज़ाए रईसा इसका सबब हो सकता है। ये चीज़ को समझने के लिए अगर आप मरीज़ के मिजाज को रूल आउट करते हैं तो उससे भी आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कि इस मिजाज के आदमी को किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बारिद मिजाज का इंसान आपके पास आता है तो अगर उसके अंदर बुरूदत और रुतूबत का गलबा है
बारिज मिजाज का है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के अंदर जो अवयव मनी के अंदर बुरूदत और रुतूबत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या इसी तरीके से आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है जो दमवी मिजाज का लगता है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो दूसरी कंडीशन होती है, यानी ऐसे खून की कसरत की बुनियाद पर या मनी की कसरत की बुनियाद पर जो ज़ौफ़ लाहिक होने का या सूरत इंजाल लाहिक होने की, तो ऐसे लोग इस चीज़ के ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा लाहिक होने की चांसेस होती हैं। इसी तरीके से जो सफरावी किस्म के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर हिद्दत मनी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यानी अगर आप मरीज़ के मिजाज को रूल आउट करते हैं तो फिर उसके अंदर कौन सी कैफियत पैदा होने की बुनियाद पर यह मर्ज़ लाहिक हुआ होगा, उसको भी आप रूल आउट आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सौदावी मरीज़ का पेशेंट आया या इसी तरीके से सफरावी है, उसको हो सकता है उसके आज़ाए जो खासा है उसके अंदर दूसरा मर्ज़ लाहिक हो गया हो, यानी दूसरी कैफियतों की बुनियाद पर वो मर्ज़ लाहिक हो गया हो। दमवी मिजाज का है तो उसके अंदर बुरूदत की बुनियाद पर ऐसी कैफियत लाहिक हुई, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर आपको पहला लेकिन एक इंडिकेशन ये ज़रूर मिल सकता है कि जिस मिजाज का इंसान होता है आम तौर पर उसको उस मिजाज की बीमारियाँ जल्दी लाहिक होती हैं। तो इस चीज़ को समझने में यहाँ पर आप इसके ज़रिए से मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्तसर सी मालूमात जो सूरत इंजाल के ताल्लुक़ से मैंने आप लोगों के सामने रखा। हो सकता है और उम्मीद है कि आपको ये मालूमात और उम्मीद है कि आपके लिए बेहतर साबित होंगी। तो इस ताल्लुक़ से अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।